क्लास और हम अपने डेप्रिसिएशन के टॉपिक को आगे इसको आगे इसको हम लेकर चलते हैं। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, एंड दिस इज रिकॉर्डिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, तो रिकॉर्डिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, आप इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन को देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री करेंगे हम एट द टाइम ऑफ बाइंग असेट्स। जब हम किसी भी असेट्स को परचेज करते हैं तो हमें क्या एंट्री करनी होगी, देखो आप, assets account debit to बैंक अकाउंट। यदि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो, यदि हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं देन कैश अकाउंट, और यदि मान लो क्रेडिट है, यानी अभी हमने इसका पेमेंट नहीं किया तो यहां पर क्या आ जाएगा, वेंडर का नेम आ जाएगा। ठीक, नरेशन आ जाएगी आपकी being assets purchased। ओके, फर्स्ट एंट्री ये करेंगे और यहां पर डेट ऑफ परचेज आ जाएगा, जिस डेट को आपने क्या करा है, ये ट्रांजेक्शन, आपने ये ट्रांजेक्शन किया है। ओके, तो पहली एंट्री क्या होगी हमारे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश और वेंडर व्हाटएवर, जैसा हमारे क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो हम ये एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद अब ये असेट्स हमने परचेज किए और मैंने आपको बताया कि जो डेप्रिसिएशन है उसकी कैलकुलेशन एट द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो वो कब होगा, लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर पे होगा। तो परचेज करने के बाद जो इस असेट्स को परचेज किया है और जिस डेट को परचेज किया है उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, जिसकी लास्ट डेट होगी, जो भी होगी, लाइक 31 मार्च सेशन जो भी होगा। ओके, तो यहां पर अपन लिखेंगे एंडिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यहां पर, है ना, यहां लिखेंगे अपन डेप्रिसिएशन चार्ज। एट द टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हम क्या एंट्री करेंगे, देखो आप, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जिस भी हमने असेट्स में लिखा है, लगाया है ना, रिलेटेड असेट्स, जो भी रिलेटेड असेट्स होगा, यानी जिस डेप्रिसिएशन जिस असेट्स पे लगाए वो असेट्स यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसा हमने आपको अपने रूल्स पर आ जाओगा, जब हम असेट्स परचेज करते हैं, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो जब असेट्स इंक्रीज होगी तो इट शुड बी डेबिट, और यदि मान लो असेट्स डिक्रीज हो रही है तो अब यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो हमारी असेट्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, जो असेट्स है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। समझ में आ गया कि हमने इसको क्रेडिट क्यों किया, और डेप्रिसिएशन को हम डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है, दिस इज आवर लॉस, ये क्या है हमारा लॉस, और जितने भी लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक, तो अब यहां नरेशन लिखेंगे अपन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। ओके, और इस लॉस को, यानी कि जब जितने भी हमारे लॉसेस, एक्सपेंसेस और इनकम और प्रॉफिट्स होते हैं ना, उनको हम एंडिंग डेट पे सबको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस लॉस को भी हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। दिन क्या एंट्री करेंगे हम, ये भी इसी डेट को होगा, क्लोजिंग डेट को। ठीक है, एंडिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखो क्या लिखेंगे अपन, हम लोग इसको कैसे एंटर करेंगे, यानी कि अब आप यहां लिखो ट्रांसफर
डेप्रिसिएशन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, इसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसको मैं डिटेल में लिख देती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट भी लिख सकते हैं, और हम इसको इन शॉर्ट लिखेंगे पी एंड एल। बट आप लोग अपने जब क्वेश्चन करेंगे दैट टाइम आप इसके फुल फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि अप्रोप्रिएट वर्ड्स यहाँ पर नहीं चलते। राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और कौन सा लॉस हुआ हमारा, डेप्रिसिएशन का, इस लॉस को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो इस डेप्रिसिएशन का अमाउंट यानी कि बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि हम जो हमारा लॉस है इसको हम कहां से रिकवर करेंगे, हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वहां से, जो भी प्रॉफिट होगा वहां से इसको क्या कर लेंगे, हम रिकवर कर लेंगे, यानी कि राइट ऑफ कर लेंगे। इसे क्या बोलते हैं, जब हमारा जो लॉस होता है ना, उसको लॉस को जब हम कहीं से राइट ऑफ इन द सेंस कि हम उसको कवर करते हैं कहीं से। जैसे कि आपकी पॉकेट में मान लो 50 रुपीज है, और आपके पेरेंट्स ने कहा जाकर भैया ये सामान लिया, और आपने अपनी पॉकेट मनी को उसमें खर्च कर दिया, तो आप बाद में वो पॉकेट मनी कहाँ से ले लोगे, अपने मम्मी से या पापा से ले लोगे, आप वापिस से उसको क्या कर लिया, आपने उसको राइट ऑफ कर लिया। तो इसी तरह से ये है कि जो ये लॉस हुआ ना, इसको हमने कहाँ से राइट ऑफ कर लिया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यानी यहाँ जो प्रॉफिट पड़ा होगा वहां से हमने इसको राइट ऑफ कर लिया, यानी कि कंप्लीट कर लिया। तो ये 3 एंट्रीज है। तो जब हम ये तो यानी कि अकाउंटिंग जब हम एंट्रीज करते हैं तो इस तरह से आपको एंट्रीज करनी होगी। तो ये वाली जो एंट्री है ना, ये तो एक बार ही होगी, जाहिर सी बात है, जब भी आप असेट्स परचेज करोगे दैट टाइम होगी। और जो ये एंट्रीज है ना दोनों, ये क्या होती है, हर साल रिपीट होती रहेंगी। हर साल क्या होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी, जब तक कि वो जितना टाइम का वो क्वेश्चन में या तो मेंशन कर रहा है कि आपको 1 ईयर का बनाना है, और 2 ईयर का, और 3 ईयर का, 4 ईयर का, या जब तक वो मशीन की कॉस्ट रहेगी। राइट, तो बेसिकली 2 और 3 ईयर्स का ही बनवाते हैं, और एंट्रीज तो बहुत कम आती है, जनरली अपन को अकाउंट में ही सारा रिकॉर्ड करना होता है। तो अब इसका अकाउंट कैसे बनेगा वो भी आपको बताएंगे। राइट, तो आपको लेजर पोस्टिंग ही करनी है इसकी, है ना। लेजर पोस्टिंग करने के लिए अपन को हमको कौन सा अकाउंट, बेसिकली इसमें अकाउंट तो कई सारे बनने चाहिए, लेकिन हमको बेसिकली कौन सा अकाउंट बनाना है, असेट्स अकाउंट को बनाना सीखना है। राइट, तो पॉज करें, ये एंट्रीज को नोट कर लें आप। अच्छा, अब इसको मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे। तो आप एक लेजर हम लोग बना लेते हैं। ये डेट का कॉलम हो गया, दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज अमाउंट, दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर, और ये अमाउंट। राइट, तो हमको यहां पर बनाना है असेट्स अकाउंट। राइट, ठीक है, ये हो गया आपका डेट, दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज अमाउंट, दिस इज डेट, दिस इज पर्टिकुलर, एंड दिस इज अमाउंट। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया असेट्स का। आपको असेट्स का अकाउंट बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब आपको देखो पोस्टिंग करनी है ना, ये एंट्रीज आपके सामने है। राइट, तो सबसे पहले असेट्स अकाउंट में क्या पोस्ट करेंगे अपन, असेट्स का अकाउंट का अपोजिट में क्या है, टू बैंक है तो बैंक, कैश है तो कैश, वेंडर है तो वेंडर। तो टू यहाँ पर लिखेंगे, और जो भी कंडीशन होगी वो यहाँ एंटर हो जाएगी, और ये कौन सी डेट आएगी, जिस डेट को हमने असेट्स को बाय किया है, परचेज किया है। ओके, देन आफ्टर दूसरी एंट्री, पहली एंट्री हो गई, हमें बैंक और कैश अकाउंट का बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन में केवल असेट्स अकाउंट बनेगा। अब असेट्स अकाउंट देखो और कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू असेट्स अकाउंट। यहाँ पे असेट्स अकाउंट के अपोजिट में क्या है, डेप्रिसिएशन, और कौन सी डेट को है, 31 मार्च को। तो जो भी क्लोजिंग डेट आएगी, राइट, यहां लिखेंगे अपन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। थर्ड एंट्री का तो इसमें तो असेट्स कहीं है ही नहीं, तो इससे अपन को भी कोई लेना देना नहीं है, इसको भी के लिए हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे।
असेट्स अकाउंट में ये नहीं आएगा। ठीक है, अब हम जब ये वाली एंट्री करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, क्या है, डेप्रिसिएशन का तो हर साल ही चार्ज होगा ना। हर साल चार्ज होने के बाद फिर हम अगले साल में उस जो असेट्स की रिमेनिंग वैल्यूज है उसको लेके जाएंगे। अब आप देखो, सपोज करो आपके असेट्स मान लो 1 लाख की है, मान लो कितने की है, 1 लाख की है, और डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हुआ 10,000, यानी कि 1 ईयर में आपने जब ये असेट्स को परचेज किया, सब सपोज करो, सॉरी 1 अप्रैल 2010 को हमने परचेज किया, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा, 31 मार्च 11। ठीक है, तो हमने जब इस साल को हमने असेट्स को यूज किया तो हमारे असेट्स में 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, यानी 10,000 का लॉस हो गया एक तरीके से, राइट। तो लॉस हो गया तो इसने हमारे असेट्स को रिड्यूस कर दिया। कितना रिड्यूस कर दिया, यानी कि अभी हमारी असेट्स कितनी की रह गई, 90,000 की, राइट। तो इसको कैसे शो करेंगे हम, इसी डेट पर, क्लोजिंग डेट पर ही हमने वैल्यूएशन किया, और मेरी मशीन का जो बैलेंस बचा है दिस इज 90,000। ये क्या है, मेरी मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस को मैं कैसे शो करूंगी, बाय सीडी। सीडी का मतलब कैरिड डाउन, यानी कि इस वैल्यू को मुझे नेक्स्ट ईयर में लेकर जाना है। अब मैं इसका टोटल कर दूंगी, जैसे आपको पहले बताया था कि लेजर में आपको टोटलिंग करना होगा। ठीक है, तो 1 लाख यहाँ हो गया, 1 लाख यहाँ हो गया। इसमें ऐसा नहीं कि एक साल का एक अकाउंट बनेगा फिर दूसरे साल का दोबारा बनाओगे, इसी अकाउंट में ही डेट्स कैरी फॉरवर्ड होती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट ईयर में जब हम इस वैल्यू को फॉरवर्ड करके लेके आएंगे, यानी कैरी डाउन करके लेकर आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 अप्रैल 11 डेट को चेंज करेंगे पहले, तो नेक्स्ट डेट आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस, यहाँ कैरी डाउन था तो यहाँ क्या होना चाहिए, ब्रॉट डाउन। ओके, देन यहाँ क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट आ जाएगा, 90,000, राइट। तो जैसे कि सपोज करो अब मान लो 2 साल का बनाना है ऐसा, तो हर साल ऐसे ही बनेगा, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस, फिर 3rd ईयर में जाएंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन एंड करना होगा ना, यानी कितने भी साल का बनवाया है और उसमें बैलेंस बचता है, तो जैसे इसने 2 ईयर का बनवाया या 1 ईयर का बनवाया, तो यहाँ पर लाकर आपको क्वेश्चन को एंड करना है। ठीक, तो अब हम एक क्वेश्चन को लेंगे, पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने ड्राफ्ट किया है यहाँ पर, ऑन 1 अप्रैल 15 अ मशीनरी परचेज फॉर ₹80,000, 80,000 रुपए की मशीन परचेज की है हमने, डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू SLM मेथड, राइट। दोबारा बता दूं कि जो SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है, सीधी रेखा से जा रहा है डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन है ना, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, यानी हर साल, या तो ऐसे मान लो कि हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, या ऐसे मान लो कि जो पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, वो ही चार्ज होता रहेगा जब तक कि वो अकाउंट बनता रहेगा, राइट। तो यहाँ पर ये चीज है, तो हम इसको करते हैं। तो पहला कॉलम है डेट, सेकेंड इज पर्टिकुलर, एंड थर्ड इज अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक, तो सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज की, तो हम क्या एंट्री करते हैं, यहां पर आपको डेट लिखनी है 1 अप्रैल 2015, राइट। कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे हमने पेमेंट कर दिया, और जब 20,000 से ज्यादा की मशीन होना तो आप ये मानेंगे कि उसको हमने पेमेंट किससे किया है, थ्रू चेक किया है, राइट। तो आप यहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ऐसे याद कर लो कि हर बार जब भी परचेज करोगे तो टू बैंक अकाउंट आपको लिखना है। यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपका 80,000, ओके।
और अब हम क्या लगाएंगे इसका डेप्रिसिएशन, तो एंडिंग ईयर क्या आएगा इसका 31 मार्च, 15 है तो 16 आएगा 2016। ओके, और यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे लगाना है, देखो कितने की हमारी जो मशीन है वो कितने की है 80,000, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10%, ठीक है, तो कितना आएगा 8,000, कितना आएगा 8,000, तो डेप्रिसिएशन कितना आया हमारा 8,000। अच्छा ये बताओ मुझे कि यहाँ तो 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी पूरे 12 मंथ के लिए ही मशीन रही। मान लो ये मशीन इसने अक्टूबर में खरीदी होती तो तब भी क्या पूरे 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगता? नहीं लगता। असेट्स हमने जब परचेज किए ना तब से लेकर उसका ये डेट फिक्स है क्लोजिंग ईयर, है ना, 31 मार्च तक हम देखेंगे कि कितने मंथ हुए, राइट। यदि 12 महीने हुए तब तो सीधा सीधा लग जाएगा, और यदि 12 मंथ से कम है, लाइक जैसे मान लो इससे 1 अक्टूबर 15 को परचेज की होती तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होता 6 मंथ का, क्योंकि उस पीरियड में वो उस साल मशीन कितने मंथ रही है 6 मंथ, तो यहाँ पर 6 मंथ का हम निकालते, ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक, अब हम देखना है हमें हमारी मशीन कितने की रह गई 31 मार्च 2016, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक, अमाउंट कैसे निकालना है 80,000 माइनस 8,000, कितना अमाउंट बचा 72,000, राइट, टोटल कर देंगे 80,000। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर में जब लेकर आएंगे तो नेक्स्ट ईयर मेरा कैसे स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016, यहां लिखूंगी मैं टू बैलेंस BD, राइट, कितना अमाउंट आएगा 72,000। ओके, फिर हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2017, इसके बाद नेक्स्ट ईयर यही आएगा ना, नेक्स्ट जो फाइनेंशियल अपनी क्लोजिंग डेट आएगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब अगेन यहाँ पर आपको 80,000 पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि ये क्या है SLM मेथड, हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, राइट, तो यानी कि हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो अगेन डेप्रिसिएशन कितना आया 8,000, देन फिर बैलेंस निकालेंगे अपन 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस CD। अब यहाँ पर जो 72,000 बच गया, 72,000 की मेरी असेट्स थी उसमें से 8,000 गया तो कितना बचा 64,000। अब मेरी असेट्स कितने की रह गई 64,000 की। फिर आप ट्रांसफर कर लो 1 अप्रैल 2000, अब यहां पर क्या आएगा 17 ही आएगा, राइट, देन टू बैलेंस BD कितना अमाउंट जाएगा 64,000, तीसरे साल में ले आए, अगले साल फिर अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो क्लोजिंग डेट क्या आएगी 31 मार्च 2018। आपको डेट का खास तौर से ध्यान रखना है जिसमें बच्चे जनरली गलती करते हैं। देन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अगेन 80,000 इंटू 10%, कितना आएगा वही 8,000 आएगा डेप्रिसिएशन। इसको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और इसी डेट को अपन बैलेंस निकाल देंगे, देन बाय बैलेंस CD अभी कितना बचेगा 56,000। अब यानी कि आफ्टर 3 ईयर
मेरी जो असेट्स है उसके वैल्यू कितनी बच गई, 656,000। ठीक, अब मुझे 3 साल का बनाना था, मेरा 3 ईयर का बन गया। अब मुझे क्या करना है, 4th ईयर में से बैलेंस को लाकर फिर छोड़ना है क्वेश्चन को। देन 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस बीडी, यहाँ हो जाएगा 56,000, राइट। तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। यदि आपने ये पार्ट छोड़ दिया तो आपका हाफ मार्क्स आपका कट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समझें। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, फिर आपको अपनी मशीन की क्या वैल्यू बच गई वो निकालनी है, लिखना है बैलेंस सीडी, फिर इसको आप नेक्स्ट डे में लेके जाएंगे। यानी कि इस साल जब शुरुआत हुई तो मेरी असेट्स कितने की थी, 72,000 की, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, फिर कितने की बच गई, 64,000 की, फिर ऐसे ही करेंगे हम। तो इस तरह से आपको बहुत सिंपल मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डेप्रिसिएशन एक बार निकाला, वही डेप्रिसिएशन सेम चलता जाएगा, बैलेंस निकालते रहना है आपको। ठीक है, आप इसको पॉज करें और नोट कर लें। देन हमने एक और न्यू क्वेश्चन हमने लिया है, एक नया क्वेश्चन में ड्राफ्ट किया है, जिसमें हमने मोर देन 1 मशीनरी परचेज की है। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि बस इसमें एक ही मशीनरी की रिक्वायरमेंट है। यदि हमें ज़्यादा मशीनरी परचेज करनी है देन तो अकाउंट एक ही खुलेगा, एक असेट्स का एक ही अकाउंट खुलेगा, चाहे वो एक मशीन परचेज करे चाहे वो 10 मशीन परचेज करे। अब क्वेश्चन क्या है, अ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 16 for rupees 1,20,000 and another machine purchased on 1 October 17 for rupees 50,000 and one more machine purchased on 1 January 2018 for rupees 70,000. Depreciation charged according to SLM method 10% per annum and account closed on 31st March. अब ये क्वेश्चन करना है हमको। तो पहले हमारी जो फर्स्ट जो हमने मशीन परचेज की है 1 अप्रैल 16, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट। ये मेरी पहली मशीन है जो मैंने परचेज किया है, मैंने यहाँ पर सिंबलाइज कर दिया इसको, राइट। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, 1,20,000। क्लोजिंग डेट अगेन 31st March 2017। देन डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन कितने की अपनी, 1,20,000 इंटू 10% कितना आएगा, 12,000, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 120,000 माइनस 12,000 and this is 1,08,000, 120,000 टोटल आ गया। राइट, इस डेट को यहां ले आएंगे अपन, 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस बीडी 1,08,000। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, आप देखो, इसने ना 1 अक्टूबर 17 को एक मशीन परचेज करी है, कोई बात नहीं। आप एक काम क्या करो, जैसे बैलेंस उतारा पहले क्लोजिंग डेट लिख लो यहाँ पर 31st March 18, और ये देखो ड्यूरिंग दिस सेशन इसने कुछ ट्रांजेक्शन किया है क्या, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 1 अक्टूबर 17 को इसने एक मशीन और परचेज की है, ये भी है ना, तो वो इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगी। तो आप लिखोगे यहाँ पर 1 अक्टूबर 17, आपको ये देखना होगा कि उसी फाइनेंशियल ईयर में आनी चाहिए वो मशीन, राइट। तो 1 अक्टूबर 17 को परचेज की इसने, कितने की मशीन परचेज की है, 50। तो पहले यहाँ लिखोगे आप टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट यानी कि कौन सी मशीन हो गई, ये सेकंड मशीन हो गई हमारी, राइट। कितने की परचेज की, 50,000 की। उसके बाद वो कह रहा है कि एक और मशीन परचेज की, वो परचेज की इसने 1 जनवरी 18 को। डेट का बहुत ज्यादा इसके अंदर वैल्यू है, आप ध्यान रखना इसको कि डेट मिसिंग नहीं होनी चाहिए, उस फाइनेंशियल ईयर में आनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे 1 जनवरी 18 को, और हमारा डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग डेट क्या आएगी, 31st मार्च, तो यानी ये मशीन भी इसी सेशन में, तो आप यहाँ लिखोगे 1 Jan 2018 टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 3, कितने की परचेज की है, 70,000 की। ठीक है, क्लोजिंग डेट सबकी 31st मार्च,
आप यहाँ पे एक बार ही लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन आप लिखो। तो पहली मशीन हमारी कितनी है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000 इंटू 10% कितना आएगा 12,000। आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। स्पेस है तो आप अंदर लिख लें, नहीं है तो सीधा बाहर लिख लें। सेकंड मशीन है आपकी कितने की 50,000 की इंटू 10%। आप देखो ये मशीन परचेज की इसने 1 अक्टूबर 17 को, तो 1 अक्टूबर 17 टू 31 मार्च 18 कितने मंथ हुए 6 मंथ। तो यहाँ पर इस साल कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ का, है ना। कितना आएगा ये 2,500, राइट। अब थर्ड मशीन का भी निकाल लेते हैं अपन। देन 70,000 इंटू 10/100 इंटू, अब देखो जैन टू मार्च 3 मंथ हो गए, देन 3/12, राइट। तो 10 से 10, 10 से 10, देन 4, ये आया 1,750। इसका पहले साल का डेप्रिसिएशन इतना लगेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया देखो आप 0,5 2 ये आया 16,250 टोटल डेप्रिसिएशन आ गया तीनों मशीन का। अब तीनों मशीन का अपन इसी डेट को बैलेंस भी निकाल लेंगे भाई, बाय बैलेंस सीडी। अब देखो पहली मशीन 1,08,000 की थी, इसमें से कितना माइनस होगा 12,000, राइट। देखो मैं आपको निकाल के बता देती हूँ पहली मशीन का कैसे आएगा। 1,08,000 माइनस 12,000 इसका डेप्रिसिएशन था। ये देखो ये कॉस्ट है आपकी, जो रिमेनिंग कॉस्ट है ये, इसमें से 12,000 लॉस और हो गया, तो कितना बचा 96,000। सेकेंड मशीन का कितना बचेगा 15 में से 2,500 किया तो ये हो गया 50,000 माइनस 2,500 यानी कि 47,500। और थर्ड मशीन का 70,000 माइनस 1,750, तो यहाँ आ जाएगा 250 एंड 868,250, राइट। तो ये इसका बैलेंस हो जाएगा। राइट, तो ये इसका बैलेंस बच गया। और अब टोटल कर लो आप इसका। टू 8,000, राइट। अब 1 अप्रैल 18 को आप इस बैलेंस को यहाँ ले आएंगे, टू बैलेंस बीडी, राइट। तो 96,000 प्लस 47,500 प्लस 68,250, टोटल आ गया 21,1750, राइट। ऐसे आपको ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। समझ में आ गया। अच्छा अब एक बात और बता दो कि यदि मान लो ये इस साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज करा था, तो इस साल इन तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन क्या होता, इसका होता कितना 8,000, इसका होता 5,000 और इसका होता 7,000, यानी पूरा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता। लेकिन इसने यहाँ तक ही क्वेश्चन बोला है तो हमने ये इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करें, राइट। समझ के नोट करना है आपको, बिल्कुल अच्छे से हर चीज को समझना है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप है वो अगली वीडियो में करेंगे, जब इस मशीन को, इसमें से किसी एक मशीन को सेल किया जाएगा। ओके देन, ओके then see you in next video. Then we will